नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं नीतीश झा आप सभी का पुनः बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध, जैसा कि मित्रों हम लोग महाजनपद पढ़े थे, तो महाजनपदा में हमने क्या देखा था, जो कि कुल 16 महाजनपदा है, जिसमें से 3 महाजनपदा बिहार में हैं। तो वो 3 कौन कौन सा देखे थे, तो आपका मगध, अंग और कौन देखे थे, वज्र। तो मगध की बात हमने किया था, जो कि मगध का कहाँ था प्रारंभिक राजधानी, तो गृहवज्र या राजगृह, वहीं अंग की चंपा और वहीं वज्र का वैशाली। ठीक है मित्रों, हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग का टॉपिक है मगध साम्राज्य। आज का यदि मगध की यदि हम बात करें, तो आज का मगध का एरिया कौन सा है, तो मित्रों आज का मगध का एरिया हो जाएगा आपका ये पटना, गया, नालंदा वाला जो क्षेत्र जो है आपका, ये मगध का क्षेत्र है। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष, हमारा टॉपिक ही है। तो यदि देखा जाए मित्रों, तो मगध का प्रारंभिक यानी सबसे पहला यदि देखा जा रहा है किसके अनुसार, पुराणों के अनुसार, तो पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। कौन, बृहदत्त वंश। ठीक है, जिसका बृहदत्त वंश था। लेकिन जरासंघ भी इसी राजवंश का था, जिसका कि उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलती है, जो कि जरासंघ और भीम का द्वंद्व युद्ध। ठीक है मित्रों, तो ये पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्रारंभिक आपका राजवंश कौन सा था, बृहदत्त वंश। ठीक है मित्रों, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो साक्ष्य मिलती है, जानकारी मिलती है, तो मगध का प्रारंभिक आपका कहां से माना जा रहा है राजवंश, तो आपका बिंबिसार का। ठीक है मित्रों, हर्यक वंश मिलता है। यदि हम बात करें मगध का हमें सोर्स जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है, तो मगध का विवरण हमें अथर्ववेद में, दीपवंश, महावंश एवं पुराणों से हमें मगध की जानकारी प्राप्त होती है मित्रों, और अन्य साहित्यिक स्रोत से भी प्राप्त होती है। वो अन्य साहित्यिक स्रोत जो है अन्य साहित्यिक स्रोत भी काफ़ी है, जिससे कि हमें मगध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम देखें, यदि रियल फाउंडर बोलें, मगध का रियल फाउंडर राजवंश यदि बोले कौन सा था, वो तो हर्यक वंश था। ठीक है मित्रों, तो हम लोग को हर्यक वंश से स्टडी करनी है। हर्यक वंश का फाउंडर कौन था, तो हर्यक वंश का फाउंडर कौन था, तो बिंबिसार था। कौन, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। कब की थी, तो आपका 544 ईसा पूर्व में। इसका समय काल क्या था, तो उसका समय काल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, यदि हम बौद्ध ग्रंथ के महावंश को देखें, तो बौद्ध ग्रंथ में महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अल्पायु में क्या हुआ था, मगध का शासक बना था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के महावंश कहता है बिंबिसार जो है अल्पायु यानी 15 वर्ष का ही था, तभी वो मगध साम्राज्य का क्या बन गया था, शासक बन गया था। ठीक है मित्रों, चलिए प्रारंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गृहवज्र, जिसको हम राजगृह भी कहते हैं। फिर बाद में चल के उदयन ने राजगृह को राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है मित्रों, चलिए बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी महाकौशला, कौन थी महाकौशला, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, से विवाह करके काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। देखिए बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान रहे हैं। बिंबिसार ने क्या किया था, तो बिंबिसार ने विवाह किया किससे, तो कौशल नरेश आपका प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। ठीक है, और उसमें विवाह में जो है दहेज स्वरूप में क्या पाया था, तो पूरे काशी को दहेज स्वरूप में पाया था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़े। महाकौशला ने बिंबिसार पुत्र कुनिक
हुआ था। अब देखिए बिंबिसार और महाकौशला से एक पुत्र की जन्म हुआ जिसका नाम क्या रहा, तो अजात शत्रु। ठीक है, इसे कुनिक भी बोला जाता है। कुनिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है जो ये पितृहंता, इसने अपने पिता की हत्या की थी, हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था, इसलिए इसे कुनिक भी बोला जाता है। चलो मित्रों आगे देखें। बिंबिसार का अन्य विवाह वैशाली की राजकुमारी चेलना से हुआ था। देखिए बिंबिसार कुल 3 विवाह किया था। पहला विवाह किससे किया था, कौशला नरेश आपके प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। तो वहीं दूसरा विवाह किससे करता है, तो वैशाली की राजकुमारी चेलना से दूसरा विवाह किया। 2 ही विवाह नहीं, तीसरा विवाह भी करता है। तीसरा विवाह किससे करता है, तो तीसरा विवाह करता है आपके मद्रकुल मध्य पंजाब। ठीक है, उसकी राजकुमारी क्षेमा थी, क्षेमा से तीसरा विवाह। यानी बिंबिसार का हमें 3 विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। पहला महाकौशला कौन थे, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। दूसरा आपका कहाँ की, वैशाली की राजकुमारी चलना से। और तीसरा मध्य राज्य का यानी मध्य पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। ठीक है, बिंबिसार को जो पहली शादी हुई थी आपका महाकौशला से, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था जिसका नाम क्या रहा, तो आपका जिसका नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु को हम कुनिक भी कहते हैं, यानी वो पितृहंता, यानी अपने पिता को मृत्यु करके, पिता की मृत्यु करके उसने राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़े। बिंबिसार क्या था, तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म को मानने वाला था, तो बिंबिसार बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है मित्रों, चलिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। जैसा कि मित्रों अभी हमने बताया वो कुनिक भी कहलाया। क्यों, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके उसने राजगद्दी प्राप्त किया था। तो इसका अजातशत्रु का समयकाल क्या है, तो अजातशत्रु का समयकाल है 492 से 460 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकौशला की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने काशी जनपद को वापस ले लिया, जिस कारण से कौशल एवं मगध के बीच युद्ध होता रहा, किंतु कालांतर में संधि हो जाती है एवं काशी वापस मगध को मिल जाता है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वज्रा से विवाह के पश्चात, देखिए मित्रों क्या होता है, जब ये आपकी महाकौशला यानी अजातशत्रु की माता महाकौशला की डेथ हो जाती है, तत्पश्चात प्रसेनजीत क्या करता है, आपको कौशल को, काशी को वापस ले लेता है। लेकिन इससे क्या होता है, अजातशत्रु नाराज हो जाते हैं और कौशल नरेश और आपका मगध के साथ क्या होता है, युद्ध यानी छिड़ते रहता है बारंबार। ठीक है, युद्ध होते रहता है। लेकिन जब आपका अजातशत्रु का शादी विवाह ये काशी की राजकुमारी वजीरा से होता है, तत्पश्चात इन्हें वापस काशी मिल जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखें। आगे क्या है, अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है मित्रों, इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। कब हुआ था आयोजन, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। मित्रों हमने पिछले क्लास में जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जिसमें से 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुई थी और 1 बौद्ध संगीति हुई थी बिहार से बाहर कश्मीर में, यानी कुंडलबन में। हमने आपको बताया भी था, ट्रिक भी बताया था। क्या ट्रिक बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि हमें शासक को याद रखनी है तो हमने आपको क्या बताया था, अकाक, क्या अकाक बताया था। इससे क्या याद हो गया था, अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु बताया था हमने। फिर का से कालाशोक बताया था। फिर अ से अशोक और क से कनिष्क बताए थे।
ठीक है मित्रों, ये हमने क्या बताया था आपको, शासक के याद करने का ट्रिक, और वैसे ही जगह का रावा पाक बताए थे। रावा पाक यानी रा से राजगिरी हो गया आपका, वा से वैशाली हो गया, पा से पाटलिपुत्रा हो गया, क से कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ पे है ये, तो कश्मीर में। तो मित्रों हमने यही बताया था ना आपको, ये दो ट्रिक बताए थे। तीसरा ट्रिक क्या बताए थे आपको, अध्यक्ष को याद रखने का, उसका भी बताए थे आपको। ठीक है, महासाब मुगल, महासाब मुगल मित्र, ठीक है, ये बताए थे आपको। ठीक है, तो मित्रों यह पिछले क्लास देख लीजिएगा जब आपका बुद्धिस्ट वाला चैप्टर था, बुद्धिस्ट वाला वीडियो होगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो अजात शत्रु समय काल क्या था, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, उसी शासनकाल में, अपने शासनकाल में इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन। देखिए यहाँ पे चलते आ रहा, जो पिता की हत्या करते जाओ। सबसे पहले हमने क्या देखा, बिम्बिसार। बिम्बिसार की हत्या किसने की, तो उसके पुत्र ने, अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु को भी नहीं छोड़ रहा, अजात शत्रु का पुत्र उदयन जो हुआ, उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी, और हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त करता है। तत्पश्चात उदयन मगध का शासक बना। कब, तो 460 ईसा पूर्व में। उदयन ने अपने शासनकाल में मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थापित किया। मित्रों जिसे अभी हम बताए थे, जो कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिवज्र यानी राजगिरी। बाद में आकर के उदयन ने राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित करके कहाँ ला दिया, तो पाटलिपुत्र। चलिए सबसे हम जानते हैं राजधानी क्यों इसने चेंज किया, तो राजगिरी था तो था ही, तो राजगिरी क्यों राजधानी था, क्यों, क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, किले बंद था, वहां पे कोई भी राजा दूसरे प्रांत का आसानी से वहां पे हमला नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था राजगिरी। ठीक है, तो चलिए वो तो अच्छा था, लेकिन उदयन ने क्या सोच के आपको राजधानी का स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र किया, इसका भी एक विशेष कारण है। क्या कारण है, तो पाटलिपुत्र जो है सो नदियों के संगम पर अवस्थित है। किन नदियों, तो गंगा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, इसके संगम पर स्थित है, जिस कारण से भी जो दूसरे प्रांत के राजा है वो आसानी से आपका युद्ध नहीं कर सकते हैं, आसानी से अटैक नहीं कर सकता था। ये भी एक मुख्य कारण था। ठीक है, साथ ही ट्रेड के लिए बहुत ही बड़ा आपका इजी हो गया था, यानी पोर्ट इजी से पहुंच सकता था पाटलिपुत्र तक। ठीक है, उस समय जो सबसे ज़्यादा आपका उस समय सबसे ज़्यादा आपका यानी यातायात क्या हम बोल सकते हैं, तो नौसेना था, तो वो यानी वो पाटलिपुत्र हुआ, तो ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा स्थान माना गया, जिस कारण से सोच के उदयन ने पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखें। अब हम क्या देखते हैं, उदयन के शासनकाल में राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गया। उदयन क्या था, उदयन जैन फॉलोअर्स था। क्या था, उदयन जैन को मानता था। ठीक है, जैन धर्म को, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से देख रखे हैं। उसके पुत्र, उदयन के पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक हुआ, जो कि अल्पकाल तक मगध पे शासन किया। ठीक है मित्रों, अब वो आता है कौन सा, यानी इसके पुत्र को हत्या करके कौन सा है, शिशुनाग वंश। कौन सा, नया शिशुनाग वंश। ठीक है, ये शिशुनाग जिसका समय काल है 412 से 344 ईसा पूर्व। यह शिशुनाग मगध का राजा बना। उसने अपनी राजधानी कहाँ वापस स्थानांतरित की, तो गिरिवज्र। शिशुनाग जो है तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था, वापस अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से गिरिवज्र यानी राजगिरी स्थानांतरित कर दिया। ठीक है मित्रों, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बना। कालाशोक का समय काल क्या है, इसका समय काल है 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है,
कालाशोक क्या था? तो बौद्ध अनुयायी था। कालाशोक बौद्ध अनुयायी था। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में। कब? तो 383 ईसा पूर्व में। देखो, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक। कालाशोक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। रावा वैशाली। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाशोक का शासन अल्पकालीन रहा था। तत्पश्चात ये शिशुनाग वंश की कालाशोक का हत्या करके कौन सा था? पद्मनंद। महापद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। और कब? तो 344 ईसा पूर्व में लगभग। ठीक है, और महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो महापद्मनंद आ जाते हम देखते हैं। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य की सीमाओं को काफी विस्तार किया। उसने एकारट, ये याद रख लीजिए, महापद्मनंद ने एकारट, ठीक है, की उपाधि धारण की थी। उसका अंतिम वंशज कौन था? धनानंद। ठीक है, जिस धनानंद के बारे में आप स्टडी भी किए होंगे, जो कि धनानंद का साम्राज्य इतना बड़ा था और इतना पावरफुल था, इतना इसके पास आर्मी था, जो सिकंदर की सेना देख करके वापस वो पंजाब से वापस हो जाती है, यानी इस पर अटैक भी नहीं किया। ठीक है, नहीं, सिकंदर की सेना भी इससे डर गया। धनानंद था जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था और उसकी सेना ने डर के मारे आपका मगध पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है, समझ लीजिए धनानंद का कितना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, धनानंद का साम्राज्य उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। साम्राज्य फिर से एक बार देख लीजिए, धनानंद का साम्राज्य कहाँ था? उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। यानी क्या हुआ? धनानंद क्या था? बहुत ही ज्यादा क्रूर था। ठीक है, क्रूर था, लेकिन इसका साम्राज्य बड़ा था। जो कि ये एक तरह से माने तो ये पंडितों की क्या करते थे? अवहेलना करते थे। माना जाता है जो कि गुरु आचार्य चाणक्य इसने क्या किया था? उपहास अवहेलना किया था, जिसके बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की सहायता से धनानंद पे आक्रमण किया और धनानंद को पराजित करके नंद वंश की समाप्त कर दी और नया वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे मौर्य वंश। ठीक है, जिसका संस्थापक कौन होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? तो आचार्य चाणक्य की सहायता से स्थापना करता है मौर्य वंश। ठीक है, तो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।